इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को दुर्लभ खजाना नहीं माना जाता था। हालांकि वे ऐसी चीजें थी जिन्हें केवल पाया जा सकता था और खोजा नहीं जा सकता था। अर्जुन देव ने कई बार उनकी खोज की थी लेकिन सफल नहीं हुए थे, जिससे वो बहुत उदास महसूस कर रहे थे। आपके दयालु इरादों के लिए दोनों वरिष्ठों को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव को वास्तव में कुछ चीजों की तत्काल आवश्यकता है। हृदय पोषण घास, चमकीले पीले रंग की गैनोडर्मा, डेलिली ग्रास, स्वर्गीय सीखने की बेल और सोने का पानी चढ़ा हुआ खल। उप संप्रदाय के मास्टर आजू ने कहने से पहले कुछ देर खुद से बुदबुदाया, ये 5 आंत के लिए स्पिरिट जड़ी बूटियां है। वे बहुत कीमती नहीं हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। हालांकि ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बस मेरी खबर का इंतजार करें। मैं 5 दिनों से भी कम समय में उन्हें आपके पास पहुंचाने के लिए किसी को लाऊंगा। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हुए। इसे देखते हुए फर्म एंड बॉडी टेम्परिंग आर्ट की समाप्ति बस कोने के आसपास थी। यदि अर्जुन देव अंतिम 5 परतों को विकसित करने में सफल हो जाते हैं तो उनके आंतरिक अंगों को घायल करना बहुत मुश्किल होगा। उसे सफेद हड्डी के अवतार के फिर से फटने जैसी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। हाउटियन सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बाद हम आपको राजा प्रदान किए जाने के मामले पर चर्चा करेंगे। उस समय बुशन पैलेस आपको एक प्रांत प्रदान करेगा। यदि आपको हाउटियन संप्रदाय की सहायता की आवश्यकता है तो आप किसी भी समय पूछ सकते हैं। इसे हाउटियन सम्राट का वादा माना जा सकता है। कम से कम यदि भविष्य में उस प्रांत में कोई परेशानी होती है तो हाउटियन संप्रदाय का सीधे उपयोग किया जा सकता है। ये एक दुर्लभ अवसर था। अर्जुन देव ने इस अवसर पर दोनों संप्रदाय के गुरुओं से मार्शल तकनीक के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। इसके अलावा उन्होंने थंडर किंग के बारे में पूछा। हालांकि हाउटियन सम्राट चुप्पी साध रहे थे और उन्होंने अर्जुन देव को बहुत कुछ नहीं बताया। अर्जुन देव के जाने के बाद ही हाउटियन सम्राट के हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। उन्होंने पूछा, आजू, तुम इस अर्जुन देव के बारे में क्या सोचते हो? आजू ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर की हवा है। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो वो उस समय किंग सम्राट के स्तर तक बढ़ सकता है। हाउटियन सम्राट फुसफुसाए। थंडर किंग ने उसकी ओर से एक कदम उठाया। जब आजू ने यह सुना तो उसके हाव भाव अचानक बदल गए। उन्होंने कहा, क्या यह सच है? थंडर किंग ने एक चाल चली। थंडर किंग सम्राट के समान पीढ़ी का एक शक्तिशाली संप्रभु मार्शल सम्राट था। हालांकि किंग सम्राट की प्रतिभा बहुत अधिक थी, जिसके कारण हाउटियन सम्राट ने इस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। किंग सम्राट की मृत्यु के बाद ही थंडर किंग ने कुछ बार चाल चली, जिससे कुछ देवता जाति के दिव्य राजाओं को आसानी से नष्ट कर दिया गया। तभी हाउटियन सम्राट ने इस अविश्वसनीय प्रमुख चरित्र को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। हालांकि थंडर किंग ने पहले से ही कई वर्षों से कोई कदम नहीं उठाया था। उन्होंने शायद ही कभी खुद को दिखाया। बुशन पैलेस के मामलों को भी कई वर्षों से उपेक्षित किया गया था, जिसे सबसे मजबूत पवित्र भगवान वर्मिलियन पक्षी को सौंप दिया गया था। हर कोई इस नाम को लगभग भूल चुका था। अप्रत्याशित रूप से थंडर किंग ने फिर से एक चाल चली। हाउटियन सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, हमारे स्तर पर खबर पहले ही फैल चुकी है। स्वर्गीय बिजली के एक बोल्ट के साथ उसने देवता जाति के 2 नीले वस्त्र वाले सम्राटों को नष्ट कर दिया। देवता जाति के देवता संप्रभु ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने किसी को माफी मांगने के लिए भेजा। ऐसा लगता है कि किंग सम्राट के पास वास्तव में एक बैकअप योजना थी और उसने इस पुराने दोस्त से मदद मांगी। आजू ने कहा, हालांकि थंडर किंग के पास अपने जीवन काल में ज्यादा समय नहीं बचा है। किंग सम्राट को 10,000 से अधिक वर्षों से मर चुका है। उसके लिए अब तक जीने में सक्षम होना पहले से ही काफी स्वर्ग विरोधी है। अगले 10,000 वर्षों का क्लेश जल्द ही आना चाहिए। एक संप्रभु मार्शल सम्राट हर 1,000 साल में एक समय क्लेश से गुजरेगा।
यदि कोई नहीं मरा और 10,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा तो वह मर जाएगा। हर 1000 साल में इस क्लेश को 10,000 जीवन काल क्लेश कहा जाता था और प्रत्येक क्लेश पिछले की तुलना में कठिन था। थंडर किंग के एक महान चरित्र होने का एक बड़ा कारण यह था कि वह संप्रभु मार्शल सम्राट था जिसने सबसे अधिक बार इस क्लेश से गुजरा था। समय क्लेश संप्रभु मार्शल सम्राटों पर स्वर्गीय दांवों की फसल थी। आमतौर पर अगर कोई इसे एक बार साफ कर सकता है तो वह भाग्यशाली होगा कि वह मर नहीं पाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे बार बार साफ कर सकता था वो वास्तव में स्वर्ग विरोधी था। थंडर किंग एक ऐसा स्वर्ग विरोधी चरित्र था। हाउटियन सम्राट ने कहा, यह कहना मुश्किल है। थंडर किंग एक जीवित किंवदंती है। एक निश्चित दृष्टिकोण से वो किंग सम्राट से भी ऊंचा है। आखिरकार वो अभी भी जीवित है, लेकिन किंग सम्राट पहले ही मर चुका है। आजू ने कुछ सोचा और पूछा, संप्रदाय गुरु, आपका क्या मतलब है? हाउटियन सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। मेरा मतलब यह है कि हाउटियन संप्रदाय के भाग्य को अर्जुन देव से जोड़ना है। उस समय मैं उसकी तरफ खड़ा था। भविष्य में मैं अंत तक उनके पक्ष में खड़ा रहूंगा। आजू मदद नहीं कर सका, लेकिन हाउटियन सम्राट के साहस की प्रशंसा कर सका। उस समय किंग सम्राट ने कई दुश्मनों को पीछे छोड़ दिया था। स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद आजू ने अर्जुन देव के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। अधिकांश सम्राट रुद्र में ऐसा करने का साहस नहीं होगा। हालांकि यदि अर्जुन देव वास्तव में उठ खड़े हुए तो हाउटियन संप्रदाय को अंतहीन लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि अगर यह विफल हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। जोखिम और अवसर सहअस्तित्व में थे। केवल एक सच्चा साहसी व्यक्ति ही शतरंज के इस खेल को खेलने की हिम्मत करेगा। थंडर किंग के इस कदम ने हाउटियन सम्राट को बहुत आत्मविश्वास दिया, जिससे वो शतरंज के इस खेल को जारी रख सका। हाउटियन सम्राट के भी अपने लक्ष्य थे। मानव जाति को एक नेता की आवश्यकता थी और कुनलुन महान क्षेत्र को एक नेता की आवश्यकता थी। उसे उस पद को पूरा करने की आवश्यकता थी जिसे किंग सम्राट ने पूरा नहीं किया था, उस पद को पूरा करने के लिए जिसे पूर्ववर्तियों ने पूरा नहीं किया था। हाउटियन सम्राट जारी नहीं रख सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन देव नहीं कर सकते थे। अर्जुन देव के आंतरिक हॉल से बाहर निकलने के बाद उन्हें नहीं पता था कि थंडर किंग के कदम के कारण हाउटियन सम्राट ने पहले से ही उनके पीछे खड़े होने का फैसला कर लिया था। इस समय अर्जुन देव कुनलुन महाद्वीप के हाउटियन प्रांत में लौटने के लिए अंतरिक्षमय सुरंग का उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास एक पर्वत शिखर था जिसमें एक पीक स्पिरिट वैन थी। वो इसका उपयोग अपनी साधना को स्थिर करने और फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट को महान पूर्णता के लिए विकसित करने के लिए कर सकता था। हाँ, जूनियर भाई अर्जुन देव, आपने सच में सीनियर सिस्टर को लंबे समय तक इंतजार कराया। ये सही नहीं है। मुझे अब आपको व्हाइट रोब किंग कहना चाहिए। 10 लाख सैन्य गुणों के साथ आप बुशन पैलेस के सबसे कम उम्र के सम्मानित संप्रभु व्यक्तित्व हैं। अचानक गलियारे के कोने पर अर्जुन देव के सामने एक जाना पहचाना व्यक्ति प्रकट हुआ। जब अर्जुन देव ने देखा कि वह कौन था तो वो खुश हुए बिना नहीं रह सके। उसने कहा, पहली बड़ी बहन, तुम यहां क्यों हो? ये सही था। जो व्यक्ति आया वो उसकी पहली बड़ी बहन बेदेही थी। 2 साल तक उसे न देखने के बाद वो और भी सुंदर हो गई थी। उसका कोमल चेहरा और भी उत्तम लग रहा था। जब वो मंद मंद मुस्कुराई तो किसी ने उसे ध्यान से देखने की हिम्मत नहीं की। हाउटियन ग्रह की अंतरिक्षमय सुरंग के बगल में अर्जुन देव और बेदेही लापरवाही से एक हरे भरे स्पिरिट ट्री के नीचे बैठे और अपने अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे। सफेद वस्त्र वाला राजा, उस उपनाम को किसने फैलाया? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अभी तक कोई संप्रभु व्यक्तित्व है। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव को सफेद वस्त्र वाला राजा लगा, जिसका उल्लेख बेदेही ने किया है, मजाकिया और असहाय है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को ऐसा अपरिष्कृत नाम सिर्फ इसलिए कहा जाए क्योंकि उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे?
बेदेही ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से मुस्कुराई। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। जब बुशिन पैलेस ने आपको एक संप्रभु व्यक्तित्व प्रदान किया, तो आप इसके लिए जा सकते हैं और लड़ सकते हैं। ये संप्रभु व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगता है। अरे ठीक है, ये आपके लिए एक बधाई उपहार है। उसकी हथेली में एक क्रिस्टलीय चांदी के फूल की पंखुड़ी दिखाई दी, जिस पर बुलबुले तैरते थे। फिर बेदेही ने इसे अर्जुन देव को सौंप दिया और कहा, यह तारों से भरी स्वर्ग सिल्वर लेक की विशेषता है, स्वर्गीय चांदी के खूल की पंखुड़ियां। अर्जुन देव ने चांदी के खूल की पंखुड़ी प्राप्त की और चुपचाप उसे देखा। चांदी के खूल की पंखुड़ी अविश्वसनीय रूप से ताजा और कोमल लग रही थी। वह पत्तियों पर रास्तों को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। कांच की चांदी की ऊर्जा के तार इसके भीतर तेजी से बह रहे थे। जब अर्जुन देव ने उसमें निहित ऊर्जा को महसूस किया, तो वह चौंक गए। अप्रत्याशित रूप से इस छोटे से चांदी के खूल की पंखुड़ी में विशाल और शुद्ध कानून ऊर्जा थी। यह सही था, यह कानून ऊर्जा थी, दुनिया की कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं। इसे अवशोषित करने के बाद किसी को इसे अपने स्वयं के नियम ऊर्जा में बदलने की आवश्यकता होगी। यदि कोई इसे सीधे उपभोग करता है, तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी और किसी की नियम ऊर्जा 10 से 20% तक बढ़ जाएगी। यह बहुत कीमती था। ऐसा प्राकृतिक खजाना जो एक मार्शल ऋषि को अपनी खेती बढ़ाने की अनुमति दे सकता था, बस बहुत कीमती था। बेदेही बता सकते थे कि अर्जुन देव किस बात को लेकर चिंतित थे। उसने उसे धीरे से सांत्वना दी, बस इसे ले लो। खूल की पंखुड़ी केवल पहली बार प्रभावी होती है। मैं पहले ही इसे एक बार इस्तेमाल कर चुका हूं। अगर मैं इसे फिर से इस्तेमाल करता हूं, तो यह बेकार हो जाएगा। अर्जुन देव ने खूल की पंखुड़ी रख दी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसके पास हाथ में कोई प्रस्तुत करने योग्य उपहार नहीं था। स्वाभाविक रूप से यूनिवर्स रिंग में सबसे मूल्यवान चीज 20 दीर्घायु फल थे। हालांकि बेदेही अभी भी अपने चरम पर थी। उसकी अभी भी एक लंबी उम्र बाकी थी। उन्हें देना उचित नहीं होगा। अमर स्पिरिट रिंग में लूनर कैसिया खूल भी था। लूनर कैसिया खूल बहुत अच्छा था। दुर्भाग्य से यह स्वर्गीय चांदी के खूल जितना अच्छा नहीं था। अर्जुन देव इस बात को केवल मानसिक रूप से नोट कर सकते थे। भविष्य में जब उसे कुछ अच्छा प्राप्त होगा, तो वह एहसान वापस करेगा। स्टारी हेवन सिल्वर लेक में अनुभवात्मक प्रशिक्षण से गुजरने के बाद बेदेही की वर्तमान ताकत पहले ही चरम मेडल ग्रेड मार्शल सेज तक पहुंच चुकी थी। वह सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज में आगे बढ़ने से केवल एक कदम दूर थी। बेदेही की आभा और भी अधिक वापस ले ली गई और बाहर खींची गई। उसकी खेती बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। वास्तव में यह अर्जुन देव की तुलना में अधिक स्थिर था। 3 पवित्र गुरुओं के पुत्रों को राजत्व नहीं दिया गया है, लेकिन आपको दिया गया है। मुझे खबर मिली कि भुवी देव और फिरोज खान बहुत असंतुष्ट है। मुझे डर है कि राजा सम्मेलन समारोह शांतिपूर्ण नहीं होगा। बेदेही ने कुछ सोचा तो कहा। अर्जुन देव एक पेड़ के तने के खिलाफ झुक गए क्योंकि उनके सामने पत्ते बह रहे थे। जब उसने ये सुना, तो वह मुस्कुराया और कहा, मुझे बहुत पहले इसकी उम्मीद थी। जो आएगा वह आएगा। मैं उनका इंतजार करूंगा। एक और बात है, कृषि ने अब से 2 साल बाद हीरोज कन्वेंशन आयोजित करने और एक हीरोज मॉन्यूमेंट बनाने का फैसला किया है। फिलहाल वो युवा पीढ़ी की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हीरोज कन्वेंशन? कृषिव क्या करने की कोशिश कर रहा है? बेदेही ने सावधानी से कहा, कृषिव को कम मत समझो। वो बहुत महत्वाकांक्षी है। यदि हीरोज कन्वेंशन निर्धारित समय पर आयोजित किया जा सकता है, तो वह अपनी सर्वोच्च प्रतिष्ठा स्थापित करेगा और बड़ी मात्रा में भाग्य इकट्ठा करेगा। दुनिया में हीरो कौन है? कौन खुद को हीरो कहने की हिम्मत करता है? प्राचीन काल से किसी ने भी कभी नायकों का सम्मेलन आयोजित नहीं किया था। इसका कारण कोई और नहीं
बल्कि नायक शब्द बहुत भारी था। यदि अर्जुन देव ने वास्तव में नायकों के स्मारक का निर्माण किया और उस पर इस युग की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं के नाम उकेरे, तो वो बड़ी मात्रा में भाग्य इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत स्पष्ट है। अगर दूसरे नहीं आते हैं तो क्या होगा? बेदेही ने बेपसी से कहा, यह उसकी योजना है। यदि आप नहीं आते हैं तो आपको दूसरों के जाने की चिंता होगी। अगर हीरोज मॉन्यूमेंट पर किसी और का नाम उकेरा जाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। यदि आपका नाम हीरो स्मारक पर नहीं है तो आपको स्वाभाविक रूप से बाहर कर दिया जाएगा। अंत में वह भाग्य को इकट्ठा करने के लिए अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा का उपयोग कर रहा है। इस युग की सभी प्रतिभाओं को अपने साथ इकट्ठा कर रहा है। वह इस युग का एकमात्र मुख्य पात्र बनने की पहल कर रहा है। यदि आप उनकी इच्छाओं का पालन करते हैं तो आप एक सहायक चरित्र बन सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सहायक चरित्र भी नहीं माना जाएगा जब आपका नाम हीरो स्मारक पर नहीं है। अर्जुन देव ने दूर से देखा और गहरी सोच में प्रवेश किया। कृशिव उसे एक मृत अंत के लिए मजबूर कर रहा था। अर्जुन देव के चरित्र को देखते हुए वो स्वाभाविक रूप से कृषि द्वारा आयोजित नायकों के सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते थे। हालांकि अगर दुनिया में सभी लोग इस नायकों के सम्मेलन में भाग लेते हैं तो अर्जुन देव का क्या होगा? जब एक महान प्रभाव बनता था तो व्यक्ति अक्सर असहाय होता था। यदि कोई हीरो स्मारक को नीची दृष्टि से नहीं देखता तो नायकों के स्मारक की प्रतिष्ठा मौजूद नहीं होती। अगर दुनिया में हर कोई हीरो शब्द में विश्वास करता है तो कोई हीरो नहीं होगा अगर किसी का नाम हीरोज के स्मारक पर नहीं होता। अर्जुन देव ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और कहा, पहली बड़ी बहन, मुझे ये सब बताने के लिए आपके कुछ और इरादे होंगे, है ना? बेदेही ने सिर हिलाया और कहा, मुझे स्टारी हेवन सिल्वर लेक में लड़ाई के दौरान एक अच्छे दोस्त से पता चला। उन्होंने कृषि के साथ 3 बार लड़ाई लड़ी और उनमें से किसी में भी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे आपको ये बताने के लिए कहा कि वो ब्लू ड्रैगन कन्वेंशन आयोजित करने के लिए आपके साथ काम करना चाहते हैं। अर्जुन देव ने अपने शरीर को कुछ आलस्य से हिलाया। उसने अपने दाहिने हाथ से जमीन को थपथपाया और अपने सामने खाली जगह को देखकर मुस्कुराया। पहली वरिष्ठ बहन का ये दोस्त बल्कि अनोखा है। वह दूसरों को सुनना पसंद करता है। दुर्भाग्य से, जबकि उसने अपना सिर अच्छी तरह से छिपाया, उसने अपनी पूंछ को अच्छी तरह से नहीं छिपाया। क्या है? जब अर्जुन देव ने लापरवाही से जमीन को थपथपाया तो उसमें कृपाण क्यूई के तार छिपे हुए थे। अचानक बैंगनी इलेक्ट्रिक कृपाण क्यूई के तार उसके सामने 500 मीटर जमीन से बाहर निकल गए। हवा में छिपे व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव उसे खोज लेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव बिना कुछ कहे हमला करेंगे। उसने खुद को प्रकट किया और रक्तलाल आफ्टरमेज को पीछे छोड़ते हुए धीरे से दूर चला गया। जब बाद की तस्वीरें एक दूसरे से मिल गई तो अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। सफेद रंग में एक पतला, लगभग परिपूर्ण और सुंदर व्यक्ति अर्जुन देव के सामने प्रकट हुआ। उसकी भौहों के बीच एक लाल रंग का निशान था जो इस आदर्श चेहरे को और भी अधिक आत्मा को हिलाने वाली बुरी आभा दे रहा था। सफेद कपड़े पहने आदमी गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, आप वास्तव में किंग सम्राट के वंशज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। अप्रत्याशित रूप से मेरी असुर जाति की छिपाने की तकनीक आपकी समझदार आंखों से छिप नहीं सकती। सुशांत लैन, तुम यहां क्यों हो? सफेद कपड़े पहने इस आदमी की उपस्थिति ने बेदेही को भी आश्चर्यचकित कर दिया। जब उसने उसे स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने तुरंत पूछा, तुम यहां क्यों हो? सुशांत लैन जमीन पर उतरी और बिना कोई आवाज किए पेड़ के पत्तों पर कदम रखा। उसने धीरे से कहा, मैं अभी कुछ समय पहले ही नहीं आया था। हालांकि चिंता न करें, मैंने पहले ही एल्डर चंद्रा को सिर ऊपर कर दिया था। मैं बिना बुलाए नहीं आया था। प्राचीन युग के दौरान असुर जाति एक अत्यंत मजबूत जाति थी।
हालांकि वे संख्या में कम थे और उनके पास लाश दौड़ और भूत दौड़ जैसी आत्माओं और राक्षसी लाशों का उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी। कई साल पहले असुर जाति एक सितारे की ओर चली गई, जिससे कुनलुन क्षेत्र में सत्ता के लिए संघर्ष से खुद को दूर कर लिया गया। सुशांत लैन का स्पष्टीकरण सुनकर बेदेही की अभिव्यक्ति में सुधार हुआ। हालांकि वो अभी भी असहज महसूस कर रही थी। सुशांत लैन ने सीधे अर्जुन देव की ओर देखा। उनके आदर्श चेहरे ने एक ईमानदार अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा, भाई अर्जुन देव, आप मिस शुई के सुझाव के बारे में क्या सोचते हैं? हम सभी को गर्व है। हम कृशिव को इस हीरो स्मारक को कैसे खड़ा करने दे सकते हैं? इसके अलावा देवता जाति एक बाहरी जाति है। उनकी जंगली महत्वाकांक्षा हमेशा से मौजूद रही है, जो कुनलुन क्षेत्र को एकजुट करना चाहती है। सुशांत लैन के शब्द ईमानदार थे और उनमें कोई अहंकार नहीं था। वो खुद को विनम्र कर रहा था, प्रत्याशा में अर्जुन देव के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन देव पेड़ के तने पर लेटा हुआ था, उठने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। वो मुस्कुराया और कहा, अच्छा कहा। मुझे लगता है कि आप हीरोज कन्वेंशन का आयोजन कर रहे हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मैं उस समय किसी को बधाई पत्र देने के लिए भेजूंगा। इससे आपका क्या मतलब है? मेरे बड़े भाई सुशांत आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप खड़े भी नहीं हो रहे हैं। स्पिरिट ट्री के पीछे की सड़क पर एक पुरुष और एक महिला तेजी से चल पड़े। जो बोलता था वह दाहिनी ओर की महिला थी। वह महिला लगभग 17-18 साल की लग रही थी। उसके सिर उग्रलाल बाल और गोरी त्वचा थी। उसके खूबसूरत चेहरे ने एक जीवंत और मनमोहक आभा दी। उसके माथे पर लाल रंग का निशान था। कहने की जरूरत नहीं है कि वह असुर जाति से था। बेदेही की स्पष्ट रूप से इस लड़की के साथ कुछ दोस्ती थी। उसने आश्चर्य से कहा, यारवी, तुम भी यहां हो? हां, हमने अभी अभी एल्डर चंद्रा से मुलाकात की और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। लेकिन एल्डर चंद्रा ने कहा कि सब कुछ इस व्यक्ति को तय करना है। उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यारवी नाम की असुर लड़की ने सिर हिलाया और गुस्से से अर्जुन देव की ओर इशारा किया। अर्जुन देव के बगल में असुर रेसमैन ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। जब उसने अर्जुन देव को पेड़ के खिलाफ आलस्य से झुकते देखा तो वह भी थोड़ा भौहें चढ़ा गया। हालांकि उन्होंने इसे अच्छी तरह से सहन किया और कुछ नहीं कहा। अर्जुन देव ने खुद को जमीन से धक्का दिया और खड़े हो गए। क्षमा करें, मुझे अभी भी कुछ करना है। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। इतना कहने के बाद वो उनके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना अपने दम पर अंतरिक्षमय सुरंग की ओर बढ़ गया। जब बेदेही ने स्थिति देखी तो उसने तीनों को सूचित किया कि वह अभी उनका मनोरंजन नहीं कर सकती और जल्दी से पीछा किया। काले कपड़े पहने असुर रेस के आदमी ने दोनों को अंतरिक्षमय सुरंग में गायब होते देखा। उन्होंने कहा, इस मिस शुई और इस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? वो अर्जुन देव के रवैये के बारे में इतनी चिंतित क्यों है? सुशांत लैन ने उदास होकर कहा, क्या रिश्ता? मैंने उसे स्वर्गीय चांदी के फूल की पंखुड़ियां दी और उसने लापरवाही से उन्हें इस व्यक्ति को बधाई उपहार के रूप में दिया। यारवी ने सदमे में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी बहन शुई ऐसी कैसे हो सकती है? स्वर्गीय चांदी का फूल हर 100 साल में एक बार खिलता है और 3 पंखुड़ियों वाला केवल एक फूल होता है। बड़े भाई सुशांत, आपके लिए कृशिव से एक अतिरिक्त पंखुड़ी प्राप्त करना आसान नहीं था। फिर भी बड़ी बहन शुई ने वास्तव में इसे दे दिया। काले कपड़े पहने आदमी फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, यह वास्तव में आपके लिए निराशाजनक है। हालांकि उनके रिश्ते के आधार पर वे प्रेमी नहीं लगते हैं। सुशांत, आपके पास अभी भी एक मौका है। हालांकि क्या हमें वास्तव में हीरोज कन्वेंशन के लिए इस व्यक्ति की आवश्यकता है? हीरोज कन्वेंशन का जिक्र आते ही सुशांत लैन का परफेक्ट चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि हमें उनकी मदद की जरूरत है। बात बस इतनी है कि उसकी मदद से हम कृशिव को दबाने के प्रति अधिक आश्वस्त होंगे। उन्होंने कहा, अर्जुन देव,
आपको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कृशिव आप पर दबाव बनाने के लिए हीरोज कन्वेंशन का आयोजन कर रहा है। एक बार जब वो मुख्य पात्र बन जाता है तो आप कभी भी चीजों को बदल नहीं पाएंगे। स्पेसटाइम टनल से निकलने के बाद दोनों कुनलुन कॉन्टिनेंट के हाउटिन सिटी के ऊपर आसमान में पहुंचे। बेदेही ने उत्सुकता से अर्जुन देव की ओर देखा। उसकी आंखों की गहराई चिंता से भर गई थी। यह देखकर कि अर्जुन देव कुछ नहीं बोले, बेदेही ने कुछ उत्सुकता से कहा, सुशांत लैंग की ताकत वास्तव में कृशिव के बराबर है। अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से कृशिव को दबा पाएंगे। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। वह बेदेही के शब्दों में चिंता को कैसे महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि अर्जुन देव थोड़ी जांच करने के बाद बता सके कि सुशांत किस तरह के इंसान थे। इस शख्स ने कहा कि कृशिव की महत्वाकांक्षा भेड़िए की थी, लेकिन क्या वह वैसा नहीं था? वह स्पष्ट रूप से अर्जुन देव को नीची दृष्टि से देखता था। फिर भी वह अपनी आवाज कम करने और अर्जुन देव से बात करने के लिए तैयार था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके बगल में जो पुरुष और महिला थे वे भी साधारण लोग नहीं थे, खासकर काले कपड़े पहने आदमी। अर्जुन देव ने काले कपड़े पहने आदमी की तुलना शोभित से की और निष्कर्ष निकाला कि काले कपड़े पहने आदमी शोभित से अधिक मजबूत था। अगर अर्जुन देव ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते तो वो कमजोर होता और पहल नहीं कर पाता। बात सिर्फ इतनी थी कि अर्जुन देव ने कृशिव की जगह सुशांत लैंग को ले लिया था और अभी भी कोई उन्हें दबा रहा था। कोई बदलाव नहीं हुआ। अर्जुन देव ने और भी आगे सोचा। उनकी पहली बड़ी बहन एक चतुर व्यक्ति थी। यह असंभव था कि उसने इस बारे में नहीं सोचा था। वो इतनी घबराई क्यों थी? इसका उत्तर शायद यह था कि स्टारी हेवन सिल्वर लेक में अपने अनुभव के दौरान कृशिव की ताकत पहले ही बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। उनकी पहली बड़ी बहन का मानना था कि अब उनके खिलाफ कोई मौका नहीं है। यदि कृशिव का हीरोज कन्वेंशन सफल होता तो वह जीवित नहीं रह पाती। ये कहावत थी, चिंता अराजकता की ओर ले जाती है। रुकते हुए अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया। पहली वरिष्ठ बहन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नायकों के सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए दूसरों के साथ काम करना होगा? बेदेही थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने अर्जुन देव के स्वर पर विचार किया और उसकी आंखें चमक उठीं। जूनियर भाई अर्जुन देव, क्या आप अकेले हीरोज कन्वेंशन की मेजबानी करने के बारे में सोच रहे हैं? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। नहीं। फिर क्यों? हीरो शब्द बहुत भारी है। मैं खुद को हीरो कहने की हिम्मत भी नहीं करता, तो मैं हीरोज कन्वेंशन की मेजबानी क्यों करूंगा? हालांकि चिंता न करें, मैंने पहले से ही कृशिव के नायकों के सम्मेलन से निपटने के लिए एक सामान्य तरीके के बारे में सोचा है। बेदेही ने अपनी आंखें झपकाईं और अविश्वास से पूछा, सच में? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पहली बड़ी बहन, आप अर्जुन देव में विश्वास नहीं करती हैं? मैं कभी भी बैठकर मौत का इंतजार करने वाला नहीं रहा। नहीं, मैं घमंड करता हूं। जब बेदेही ने यह सुना तो उसे अर्जुन देव के कुछ अतीत याद आ गए। उसने एक मुस्कान प्रकट की और कहा, ऐसा लगता है कि मैं अत्यधिक चिंतित थी। मैं अभी के लिए आपको परेशान नहीं करूंगा। मुझे अभी भी जाकर सुशांत लैंग का मनोरंजन करना है। यह सुनकर कि बेदेही को अभी भी सुशांत लैंग के लिए जाना है, अर्जुन देव खुद को असहज महसूस किए बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्होंने जल्दी से खुद को समायोजित किया और मुट्ठी की सलामी दी। पहली वरिष्ठ बहन के दयालु इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। अपने चरम पर लौटने के बाद अर्जुन देव ने परिचित रूप से खेती के कमरे में प्रवेश किया। बिना कुछ कहे उन्होंने खेती शुरू करने के लिए पीक स्पिरिट वैन का इस्तेमाल किया। अब जब पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन 7वीं परत तक पहुंच गया था तो उसकी साधना की गति कृशिव और अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं की तुलना में धीमी नहीं थी। वास्तव में वो और भी तेज था। हालांकि अर्जुन देव स्काई डोम दायरे में थे, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा पतली थी। लौटने के बाद वो कृपान दावों को समझने में व्यस्त था
और उसके पास खेती करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अब जब उसके पास चुपचाप समझने का समय और परिस्थितियां थी, तो स्वाभाविक रूप से उसे अपनी खेती को मजबूत करना था। अब अर्जुन देव की साधना पहले ही प्रारंभिक चरण के मिडिल ग्रेड मार्शल सेज तक पहुंच चुकी थी। उनके डेंटियन में रहस्यमय छोटी दुनिया में 600 स्वर्गीय ऋषि कानून थे। उनमें से बहुत से नहीं थे, लेकिन हर एक बच्चे की बात जितना मोटा था, वह एक नियमित सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि से कमजोर नहीं होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन देव के पास अभी भी चेतना के समुद्र में विशाल जादुई ऊर्जा थी। यह उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। 5 दिन बाद वाई संप्रदाय मास्टर ने किसी को हृदय पोषण घास, चमकीले पीले रंग के गणोदरमा, सोने का पानी चढ़ा हुआ फल, स्वर्गीय रक्त बेल और भूल जाओ चिंता घास देने के लिए भेजा, जिसकी अर्जुन देव को आवश्यकता थी। जब अर्जुन देव ने इन 5 स्पिरिट जड़ी बूटियों को देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। आकाश बॉडी टेम्परिंग कला अंततः समाप्ति तक पहुंच सकती है। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आकाश बॉडी टेम्परिंग कला की अंतिम 5 परतें मानव शरीर के 5 आंतरिक अंगों के अनुरूप थी। कोई आदेश नहीं था। इसकी खेती के बाद 5 आंतरिक अंग, हृदय, यकृत, प्लीहा, पेट और गुर्दे बेहद लचीले और लचीले होंगे। उदाहरण के लिए दिल को लें। जब तक ये तुरंत नहीं टूटता, भले ही इसे छेद दिया जाए, तब तक कोई तुरंत नहीं मरेगा। एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि यह बॉडी टेम्परिंग आर्ट, जिसने मूल रूप से वाइटल क्यूई को बढ़ाया, अंतिम 5 परतों की ताकत को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सका। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और उसके माथे पर नेपच्यू हेडस्कार्फ ने तुरंत एक ठंडा ठंडा क्यूई दिया। अर्जुन देव के मन में कई गंदा विचार गिरे हुए पत्तों की तरह बह गए। अब वो पूरी तरह से फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती में डूब गया था। नेपच्यू हेडस्कार्फ वास्तव में अद्भुत था। इसका शांत प्रभाव पहले से ही एक दुर्लभ खजाना कहलाने के योग्य था। अर्जुन देव ने हृदय को पौष्टिक घास निगल ली। औषधीय ऊर्जा के प्रभावी होने के बाद उन्होंने अपने दिल को शांत करने के लिए फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब जब उनका शरीर पहले ही रैंक 3 ऋषि शरीर तक पहुंच चुका था, तो वो पहले से ही फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पार कर चुका था। इस तड़के में कोई बाधा नहीं थी। प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली। बैंड 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 जैसे ही औषधीय ऊर्जा उनके दिल में प्रवेश करती थी और अर्जुन देव ने इसे शांत किया, उनके दिल की धड़कन धीमी हो गई। हालांकि यह मजबूत हो गया। हर दिल की धड़कन के साथ कमरे में एक सुस्त आवाज गूंज उठी। दिल की धड़कन के बीच का अंतराल लंबा हो गया। अंत में उसका दिल बहुत देर तक नहीं धड़कता था। हालांकि जब यह अचानक धड़कता है तो उत्पन्न ऊर्जा गड़गड़ाहट की तरह होती है, जो एक निडर जीवन शक्ति प्रदर्शित करती है। यह एक असीम जीवन शक्ति के साथ एक प्राचीन पवित्र जानवर की तरह था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और उनका दिल सामान्य हो गया। उसके हाथ के एक फ्लिप के साथ एक छोटी तलवार दिखाई दी। फिर अर्जुन देव ने अपने कपड़े फाड़ दिए और तलवार की नोक को अपने दिल पर निशाना साधा। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसमें छुरा घोंप दिया। तलवार की नोक से उसके दिल पर वार करते ही खून बह निकला। हालांकि यह छेद नहीं किया। दिल की मजबूत कठोरता ने धीरे धीरे तलवार का विरोध किया। सफलता। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अपने दिल को आराम दिया और तलवार की नोक सफलतापूर्वक छेद गई। तुरंत ही उसके मस्तिष्क में तीव्र दर्द फैल गया। हालांकि जब अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और तलवार निकाली तो उनके दिल की दरार जल्दी ही ठीक हो गई। अर्जुन देव के दिल में दरार तुरंत बेहद तेज गति से बंद हो गई। कुछ ही समय बाद यह सामान्य हो गया। क्यूई को प्रसारित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जब तक उनके सीने पर घाव ठीक हो गया, तब तक अर्जुन देव को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ।
यदि छोटी तलवार पर खून नहीं होता तो उसे संदेह होता कि पहले का दृश्य बिल्कुल नहीं हुआ था। अच्छा, हृदय का शुद्धिकरण एक सफलता है। अर्जुन देव ने छोटी तलवार को दूर रख दिया और उनकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। उसने सोचना बंद कर दिया और अपने पेट को पोषण देने के लिए स्वर्गीय रक्तबेल का सेवन किया। जब तक आकाश चमकता था तब तक अर्जुन देव ने सभी 5 अंगों की दिव्य जड़ी बूटियों का सेवन कर लिया था और आकाश शरीर तड़का कला पूर्णता तक पहुंच गई। खेती के कमरे से निकलने के बाद अर्जुन देव पहाड़ के आधे रास्ते में ड्रिल ग्राउंड में चले गए। जब वह सुबह की हवा में सांस लेता था तो वह अपने आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अर्जुन देव ने लापरवाही से ड्रिल ग्राउंड पर अपनी निगाहें घुमाई और उनके दिल की धड़कन रुक गई। वो शांति से अपनी टकटकी हटाने से पहले एक पल के लिए एक खाली जगह को देखता रहा। फिर अर्जुन देव ने अपने पैर हिलाए और शांत भाव से असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी का अभ्यास किया। अभी भी 3 और चालें थी। उन्हें पूरा करने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का समय आ गया था। बाद के दिनों में अर्जुन देव के जीवन ने एक पैटर्न का अनुसरण किया। रात में उन्होंने खेती करने के लिए पीक स्पिरिट वैन का इस्तेमाल किया। दिन के दौरान उन्होंने ड्रिल ग्राउंड में मुट्ठी तकनीक का अभ्यास किया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की अंतिम 3 चालों को समझा। शाश्वत मिथक, देवताओं की शाम और देवताओं का दफन। अर्जुन देव की असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की अपनी समझ थी। उन्होंने पहले ही अपना रास्ता बना लिया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें खुद के अनुरूप अंतिम 3 चालों को अनुकूलित करना पड़ा। अर्जुन देव के वर्तमान अनुभव को देखते हुए वो बता सकते थे कि दुनिया में सभी तकनीकें हर व्यक्ति में अलग अलग है। यदि कोई केवल पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए कार्यों का पालन करता है और इसे अपने अनुकूल नहीं बनाता है तो वो कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाएगा। सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव मेरफोक रेस के याओ यान और जी शिजान दर्शकों की तलाश करते हैं। इस विशेष दिन पर जब अर्जुन देव ने मुट्ठी तकनीक का अभ्यास किया तो उन्होंने पहाड़ की तलहटी में किसी को दर्शकों से अनुरोध करते हुए सुना। अर्जुन देव पसीना बहाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अभी तक राजा की उपाधि पर भी फैसला नहीं किया था। व्हाइट रोब किंग की उपाधि हर जगह कैसे फैल गई? अप्रत्याशित रूप से, यहां तक कि दूर के अराजक राक्षसी सागर में मेरफोक जाति की राजकुमारी को भी इसके बारे में पता था। एक कुटिल मुस्कान के साथ अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली। उसने एक निश्चित स्थान पर नजर डाली, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, और पहाड़ की तलहटी की ओर छलांग लगा दी। पहाड़ की तलहटी में राजकुमारी याओ यान, जिनके आसमानी नीले बाल थे और चमड़े के कपड़े पहने हुए थे, और म्यूलेई, जिनसे वह एक बार मिली थी, घबराहट से इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने अर्जुन देव की आकृति को देखा तो दोनों के चेहरों पर खुशी का संकेत दिखाई दिया, विशेष रूप से राजकुमारी याओ यान, जो इसका इंतजार कर रही थी। नमस्कार, सफेद वस्त्र वाले राजा। उन दोनों ने आगे बढ़कर तुरंत अपनी मुट्ठी पकड़ ली। अर्जुन देव ने बेबसी से कहा, आप दोनों, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे राजा की उपाधि अभी तक तय नहीं हुई है। म्यूलेई ने विनम्रता से कहा, भाई अर्जुन देव बहुत विनम्र हो रहे हैं। अभी कुनलुन क्षेत्र में कौन नहीं जानता कि आपने 3 संप्रभु मार्शल सम्राटों के वंशजों को हराया और बिना खून बहाए आसानी से 2 संसाधन सितारों को जब्त कर लिया। सफेद वस्त्र वाले राजा की उपाधि पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी है। कुछ बातें ऐसी थी जिनका खंडन कोई नहीं कर सकता था। सफेद वस्त्र वाले राजा की उपाधि शायद पत्थर में स्थापित की गई थी। कौन जानता था कि इसे फैलाने वाला कौन था? अराजक राक्षसी सागर और हाउटियन प्रांत बहुत दूर है। आप दोनों इस जियो के साथ आलस्य से बातचीत करने के लिए यहां नहीं हैं, है ना? अर्जुन देव ने इन खुशियों की परवाह नहीं की, सीधे दोनों के उद्देश्य के बारे में पूछा। राजकुमारी याओ यान पूछने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझकी। यंग मास्टर अर्जुन,
क्या आपको याद है कि इस छोटी लड़की ने ऋषि मार्ग स्मारक में क्या कहा था? अर्जुन देव जवाब देने ही वाले थे कि उन्होंने अपनी भौहें ऊपर उठाई। फिर उसने जल्दी से मरम्मत किया गया स्वर्गीय सागर लबादा पहना और कहा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मुझे कुछ छोटी छोटी बातों से निपटना है। यंग मास्टर अर्जुन, क्या आपको मदद की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक छोटा सा बग है जो अपना सिर छुपा रहा है और अपनी पूंछ दिखा रहा है। मैं अभी वापस आऊंगा। पहाड़ की तलहटी में एक अस्पष्ट आकृति हवा में चली गई। यह बहुत तेजी से आगे बढ़ा, जैसे कि वो उड़ रहा हो। इसके अलावा यह आकृति हवा में छिप गई, न तो हवा को हिला रही थी और न ही किसी को चौंका रही थी। जैसे ही उसने नरम गिरी हुई पत्तियों पर कदम रखा, वो हवा की तरह हल्का था। कुछ चक्कर लगाने के बाद आकृति ने हाउटियन शहर छोड़ दिया। फिर यह शहर के बाहर 50 किलोमीटर की दूरी पर घास के एक टुकड़े पर रुक गया और खुद को प्रकट कर दिया। आकृति के माथे पर एक लाल निशान था, जो बहुत चौंकाने वाला लग रहा था। यह एक असुर जाति का कृषक था। आकृति के सामने कुछ चट्टानें थी। सुशांत लैंड, यू और वह काले कपड़े पहने असुर रेस कल्टिवेटर सभी वहां थे। लगभग निर्दोष सुशांत लैंड के हाथ में एक किताब थी, क्योंकि वह चट्टान पर बैठकर पढ़ रहे थे। यदि कोई ध्यान से देखता है तो उसे पता चलेगा कि यह मार्शल तकनीक सीक्रेट मैनुअल नहीं था, बल्कि कुनलुन क्षेत्र की विभिन्न जातियों की सभी प्रसिद्ध उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बारे में जानकारी का संग्रह था। यहां तक कि कुछ नाम भी थे जो महाद्वीप से दूर दुनिया से सूची में दिखाई दिए। जब आंकड़ा आया तो सुशांत लैन ने सिर नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने पुस्तक में दी गई जानकारी को पढ़ना जारी रखा। यंग मास्टर, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मैं अर्जुन देव के 500 मीटर के दायरे में रह रहा हूं। उनका हर कदम मेरे ध्यान से बच नहीं पाया। उसकी हर हरकत मेरी आंखों से नहीं बच पाई। काले कपड़े पहने आदमी के सामने उस आकृति ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। जब काले कपड़े पहने आदमी ने यह सुना तो वो भौहें चढ़ा गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसने ठंड से फटकार लगाई। 500 मीटर? मैंने आपको उससे 500 मीटर के दायरे में रहने के लिए कब कहा? मैंने आपको जो आदेश दिया था वह दूर से ही उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए था, न कि उसके दैनिक जीवन की जासूसी करने के लिए। असंबद्ध होकर आकृति ने कहा, यंग मास्टर, आप इस व्यक्ति के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। पिछले 5 दिनों में मैं उसके कई रहस्यों का पता लगाने में कामयाब रहा। हालांकि इस व्यक्ति ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। सुशांत लैंड के मन में एक विचार आया और उन्होंने किताब बंद कर दी। उसने काले कपड़े पहने आदमी के साथ नजरों का आदान प्रदान किया, दोनों अविश्वास में। हालांकि जीवंत यू की आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराई और बोली, जल्दी करो, मुझे बताओ, इस व्यक्ति के पास क्या रहस्य है? प्रोत्साहन पर आकृति बहुत खुश हुई, इसलिए उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि उसे अचानक पता चला कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकता। एक उंगली उसके सिर के पिछले हिस्से पर दबाई गई। हुंश! एक तेज रोशनी टिमटिमा रही थी और एक धातु की आवाज थी। यह ऐसा था जैसे एक कीमती कृपाण हवा में खोल दिया गया हो, जो एक अद्वितीय तीक्ष्णता प्रदान कर रहा हो। जब प्रकाश बिखर गया तो आकृति का शरीर आधा में विभाजित हो गया। वो एक पूर्ण लाश के बिना मर गया, अपने दिल के रहस्यों के बारे में बात करने में असमर्थ। सुशांत लैंड के अलावा यू और काले कपड़े पहने आदमी के भाव जम गए। उन्होंने अपनी हत्या क्यूई को वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने सामने काले कपड़े पहने आदमी को देखा। एक चिंगारी को उड़ने में जो समय लगा, वो आकृति जो उस पर जासूसी कर रही थी, वो कृपाण की रोशनी से आधे में विभाजित हो गई। अप्रत्याशित रूप से असुर रेस विशेषज्ञ, जो अपने छिपाने के लिए प्रसिद्ध थे, ने इस व्यक्ति के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। भाई अर्जुन देव, आप बहुत कुशल हैं। चूंकि आपने पहले ही खुद को दिखा दिया है, आप अभी भी लबादा क्यों पहन रहे हैं?
सुशांत लैन के हाव भाव हमेशा की तरह ही रहे। कोई भी उसके हाव भाव को समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन देव को यह बात अजीब नहीं लगी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसके लबादे के माध्यम से देख सकता है और उसकी पहचान प्रकट कर सकता है। उसने अपना हुड हटा दिया और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये जियो वास्तव में सम्मानित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि असुर जाति के सम्मानित अतिथि मुझमें इतनी दिलचस्पी लेंगे। यू ने उस आकृति को देखा जो बुरी तरह से मर गई। फिर उसने अर्जुन देव के भावहीन चेहरे को देखा। उसने अपने दांत भींच लिए और गुस्से से कहा, कितना घृणित! तुम इतने निर्दयी क्यों हो? आप में कौन रुचि रखता है? अर्जुन देव आगे बढ़े और उनके हाथ में एक सफेद तलवार दिखाई दी। प्रकाश फीका पड़ गया और उसका फिगर अचानक गायब हो गया। यह इंस्टेंट किल तकनीक थी जिसके लिए असुर रेस प्रसिद्ध थी। डांग। अर्जुन देव ने कृपाण के रूप में 2 अंगुलियों का इस्तेमाल किया। अपने पैरों को हिलाए बिना उसने धीरे से दाहिनी ओर थपथपाया। जब उसकी उंगली तलवार के संपर्क में आई तो उसने एक मधुर ध्वनि दी, वैंग वैंग वैंग। तेज कृपाण का इरादा और तलवार का इरादा तीव्रता से टकरा गया। जैसे ही वे संपर्क में आए, आसपास की हवा कम से कम 1000 बार कांपने लगी। हर जगह तेज हवाएं चल रही थी और जमीन पर घास उखड़ गई थी। अर्जुन देव ने जब इस लड़की के चेहरे पर गुस्से के भाव देखे तो उन्हें अजीब लगा। यह सिर्फ एक जासूस था जो मर गया। सुशांत लैन और वह काले कपड़े पहने आदमी शायद पलक भी नहीं झपकाते थे। इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। एक नजर से यह स्पष्ट हो गया कि यह लड़की कोई प्रभारी नहीं थी। फिर भी वो बहुत गुस्से में थी। यह बहुत भ्रमित करने वाला था। हालांकि यह कितना भी अजीब क्यों न हो, इसका अर्जुन देव से कोई लेना देना नहीं था। उसे बिल्कुल भी अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने उसके रहस्यों को खोदने की कोशिश की। मूल रूप से वो उसे बहुत पहले मार सकता था। अर्जुन देव सिर्फ ये देखना चाहते थे कि उनका गुरु कौन है, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ और दिनों के लिए जीवित रहने दिया। जब अर्जुन देव ने हमला किया तो उसने जरा भी रहम नहीं दिखाया। जियो यू को देखकर, जो लगातार इंस्टेंट किल तकनीक का उपयोग कर रहा था, जियो यू की आंखें चमक उठीं। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। इस लड़की की इंस्टेंट किल तकनीक को केवल एक शब्द के साथ वर्णित किया जा सकता है, तेज। बेहद तेज। यह कितना तेज था? यह इतना तेज था कि अर्जुन देव ने अब उतावले चलने की हिम्मत नहीं की। अगर वह चला गया तो वह तुरंत इस इंस्टेंट किल तकनीक से मारा जाएगा। सुशांत लैन और काले कपड़े पहने आदमी ने संवाद करने के लिए अपनी निगाहों का उपयोग करते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। सुशांत, आपको क्या लगता है? यू की इंस्टेंट किल तकनीक दौड़ में शीर्ष 10 में रैंक करती है। देखने के लिए कुछ भी नहीं है। यू अभी भी अपनी सीमाओं का पता नहीं लगा पा रहा है। हालांकि यू के स्वभाव को वास्तव में बदलने की जरूरत है। हाँ, उसे खराब होना चाहिए। क्या ये आप नहीं है? इन दोनों की बातचीत चाहे कितनी भी हो, अर्जुन देव कुछ अधीर महसूस कर रहे थे। एक विचार के साथ बर्फ के टुकड़े आसमान से नीचे बह गए। ठंडी हवा चली, बर्फ के टुकड़े नीचे बह गए और कृपाण की रोशनी चमक उठी। एक पल में यू की टिमटिमाती आकृति को बाहर कर दिया गया। उसकी गति भी प्रभावित हुई। सामने की सुंदर आकृति बर्फ के टुकड़ों में टिमटिमा रही थी। उसकी हरकतों का प्रक्षेप वक्र चकाचौंध था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे से एक बर्फ के टुकड़े पर चुटकी ली। फिर उसने इसे आगे बढ़ाया। बर्फ का टुकड़ा एक कृपाण की तरह था, जो लड़की की छवियों को फाड़ रहा था और वास्तविक शरीर का पीछा कर रहा था। आसमान में बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे इस बर्फ के टुकड़े की ओर इकट्ठे हो गए। यू ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। सैकड़ों या हजारों चालें चले जो वास्तविक लग रही थी। इस बर्फ के टुकड़े को हिलाने की कोशिश कर रही थी जिसमें असीम हत्या का इरादा था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में
आकाश में भरने वाले बर्फ के टुकड़े इकट्ठे हो गए, जिससे एक क्रिस्टलीय खूल बन गया जिसने ठंडी रोशनी दी। पंखुड़ियां खिल गई और शाखा पर कांटे बहुत सजीव लग रहे थे। यूं फिसल गया और जमीन पर गिर गया। बर्फ के खूल की शाखा का सिरा धीरे धीरे बहता हुआ उसके माथे पर उतरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे पर कोई खूल खिल गया हो। हालांकि हड्डी को ठंडा करने वाली कृपाण क्यूई शाखा के अंत से आई और उसके माथे को छेद दिया। कृपाण क्यूई उसके पूरे शरीर पर बह गई, उसके सभी महत्वपूर्ण अंगों को ब्रश कर रही थी। इससे उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में हिलने की हिम्मत नहीं की। इस खूल को मुझसे दूर ले जाओ। लिटिल फिश ने अपने शरीर को हिलाया और असहज रूप से कहा। जब सुशांत ने अर्जुन देव की हरकत देखी तो उनकी आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराया और कहा, क्या एक उत्कृष्ट स्नो कृपाण तकनीक है। इस दुनिया में वरिष्ठ नागरिकों और विशेषज्ञों सहित शायद 10 से अधिक नहीं हैं जो सर्दियों की आपकी समझ को पार कर सकते हैं। अर्जुन देव हैरान रह गए। ये सुशांत लैन ये बताने में सक्षम था कि ये विंटर कृपाण था और पहली नजर में बर्फ की सामान्य स्थिति नहीं थी। उसकी आंखें वास्तव में असाधारण थी। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप कृशिव के खिलाफ लड़ सकते हैं तो आप बहुत भोले हो रहे हैं, सुशांत लैन ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा। सुशांत लैन के बगल में काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा, कृशिव की खेती बहुत पहले ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज तक पहुंच चुकी है। वो पहले से ही अपने दम पर दिव्य राज्य को साकार कर सकता है। वो इंस्टेंट बिगिनिंग स्वॉर्ड युवा पीढ़ी के बीच व्यावहारिक रूप से अजेय है। ये अब से कहीं अधिक शक्तिशाली है। फ्लॉलेस 4 सीजन्स में सिर्फ विंटर सेबर नहीं था। यदि अर्जुन देव वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु को भी पूरा कर सकते हैं तो ये कृशिव की इंस्टेंट बिगिनिंग स्वॉर्ड से कमजोर नहीं हो सकता है। अर्जुन देव ने न तो खंडन किया और न ही बहस की। वह बस चुपचाप दूसरे पक्ष के जारी रहने का इंतजार करता रहा। सुशांत लैन की आवाज कुछ मोहक लग रही थी क्योंकि उन्होंने कहा, अर्जुन देव, आप कब तक दौड़ने वाले हैं? किंग सम्राट के वंशज के रूप में आपके पास सर्वोच्च भाग्य है। अब जब आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई है तो आपका जीवन शांतिपूर्ण नहीं होना तय है। भले ही तुम मुसीबत की तलाश न करो, मुसीबत अपने आप ही तुम्हारी तलाश करेगी। उस स्थिति में एक समय में एक कदम उठाते हुए प्रवाह के साथ क्यों जाए? कृशिव भाग्य को इकट्ठा करने और मुख्य पात्र बनने की पहल करने का साहस करता है। आप उसका सामना करने के लिए पहल करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मेरे साथ मिलकर काम करें। मैं आपको हीरोज कन्वेंशन आयोजित करने में मदद करूंगा। चूंकि कृशिव ने एक नायकों का स्मारक बनाया है, इसलिए हम एक सिंग लंग योजना स्थापित करेंगे और ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे कि इस युग का मुख्य पात्र कौन है, सच्चा नायक कौन है। सिंग फेफड़े की योजना? तो सुशांत लैन यही सोच रहे हैं। वह किंग सम्राट की प्रतिष्ठा में रुचि रखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब सुशांत ने कहा कि वो ब्लू ड्रैगन कन्वेंशन आयोजित करना चाहते हैं तो अर्जुन देव को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। अर्जुन देव, आपको क्या लगता है? आइए भाग्य को इकट्ठा करने और इस युग का पूर्ण मुख्य पात्र बनने के लिए एक सिंग लंग योजना एक साथ लिखें। हम किंग सम्राट की किंवदंती को दोहराएंगे। 10,000 वर्ष तक आपकी और मेरी प्रशंसा की जाएगी। सुशांत काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अर्जुन देव नहीं मानेंगे। अर्जुन देव इतने मजबूत नहीं थे कि कृशिव के दबाव का सामना कर सके, इसलिए उन्हें बाहरी मदद लेने की जरूरत थी। जब तक वह सहमत है तब तक उसकी योजना तुरंत सही होगी और कोई गलती नहीं होगी। अब भी किंग सम्राट का नाम अभी भी एक बड़ी अपील था। अगोचर रूप से इसने कृशिव को दबा दिया। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप एक बात के बारे में गलत है। मैं कृशिव से कभी नहीं डरता हूं और मैंने कभी भी कृशिव को दबाने के लिए दूसरों पर भरोसा करने के बारे में नहीं सोचा है। आपकी योजनाओं का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सुशांत लैन थोड़ा हैरान रह गए। स्पष्ट रूप से उन्हें अर्जुन देव के इतने निर्णायक होने की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने कभी भी उनके साथ सहयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। सुशांत ने कहा,
अर्जुन देव, तुम सच में घमंडी हो। ठीक है, मैं अब तुम्हारी तलाश नहीं करूंगा। हालांकि बेहतर होगा कि आप भविष्य में लेडी शुई से दूर रहें। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और हत्या क्यूई अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी। उनकी आभा में एक पृथ्वी विदारक परिवर्तन हुआ। उसके लंबे बाल फड़फड़ाने लगे और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। उसे मारने का इरादा एक मूसलाधार बाढ़ की तरह था जो आसमान की ओर बढ़ गई, जिससे लहरें और सुनामी आ गई। हालांकि जब अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा तो उसके दिल में हत्या क्यूई तुरंत गायब हो गई और वो अपना शांत हो गया। सुशांत लैन और काले कपड़े पहने आदमी का दिल डूब गया, जैसे कि वे एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। उसी पल में हत्या क्यूई उनके दिलों में उमड़ पड़ी। अर्जुन देव ने उन्हें जो एहसास दिया वो वास्तव में कृशिव के जैसा ही था। पहली सीनियर सिस्टर स्टारी हेवन सिल्वर लेक में आपकी ऋणी है। इस बार मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अगली बार जब हम मिलें तो मुझे ऐसा कुछ सुनने न दें, नहीं तो अगर मुझे असुर जाति के सभी मार्शल सम्राटों से दुश्मन बनना पड़े तो भी मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी बातों पर संदेह मत करो। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में कहा और काले कपड़े पहने आदमी को नजरअंदाज करते हुए पलट गया। यू के माथे पर बर्फ का खूल अर्जुन देव के सामने विस्फोट करने से पहले धीरे से तैर रहा था। बर्फ के टुकड़े गिर गए और ठंडी हवा चली। एक ठंडी आवाज बर्फ के टुकड़ों में घुस गई और सुशांत लैन और काले कपड़े पहने आदमी के कानों तक पहुंच गई। मैं कुछ कहना भूल गया। असुर जाति की स्थानिक ऊर्जा की समझ वास्तव में विभिन्न जातियों में उत्कृष्ट है। भविष्य में मेरी जासूसी करने के लिए किसी भी आवारा कुत्ते या बिल्लियों को मत भेजो। मैं हर समय अच्छे मूड में नहीं रहता हूं। मैं उसे कुछ दिनों तक जीने नहीं दूंगा। सुशांत लैन और काले कपड़े पहने आदमी ने एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया। पहले का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में बना हुआ था। उनकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आया। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव की ताकत उनकी उम्मीदों से बढ़कर थी। यू फुर्ती से जमीन से ऊपर कूद गई और अपने शरीर को फैलाया। फिर उसने कुछ ही दूरी पर जमीन की ओर देखा। जब बर्फ के टुकड़े गिरे तो वे बर्फ के फूलों में बदल गए जो जमीन से चिपक गए। सूरज की रोशनी के अपवर्तन के तहत बर्फ के खूल बहुत रंगीन लग रहे थे। अप्रत्याशित रूप से ये बर्फ के खूल वास्तव में खिल गए। जब यू ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि अर्जुन देव बहुत पहले गायब हो चुके थे। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आश्चर्यचकित हो सकती थी। बड़ी बहन शुई के साथ इस साथी का वास्तव में क्या रिश्ता है? वो पहले इतना गुस्सा क्यों आया? जब यू ने उस ताकत को महसूस किया जो अर्जुन देव ने अभी अभी फट लगाई थी, तो उसने तुरंत अनुमान लगाया कि अर्जुन देव उसके साथ अपनी लड़ाई में निर्दयी लग रहा था। लेकिन वह पीछे हट गया था। उसका उसके साथ कुछ करने का इरादा नहीं था। थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, भले ही हम इस व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सकते, हम उसे बिल्कुल दुश्मन नहीं बना सकते। सुशांत लैन के परफेक्ट चेहरे के भाव बदलते रहे। वो बुदबुदाया, चलो अभी उसकी परवाह नहीं करते हैं। चलिए फीन डोमेन पर चलते हैं। अभी एक प्रतिभाशाली लड़की फीन डोमेन की स्पिरिट फॉक्स रेस में दिखाई दी। इतनी कम उम्र में उसने एक तलवारबाज के दिल को पकड़ लिया और एक तलवार की आत्मा को संघनित कर दिया। वह इसके लिए लड़ सकती है। जब अर्जुन देव शिखर पर लौटे तो उनके हाव भाव पहले ही सामान्य हो चुके थे। क्षमा करें, मुझे पहले कुछ निजी मामलों से निपटना पड़ा और आप दोनों को इंतजार कराया। अर्जुन देव ने राजकुमारी याओ यान को मुट्ठी में बांधकर सलामी दी। राजकुमारी याओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। क्या यंग मास्टर अर्जुन को अभी भी याद है कि मैंने 2 साल पहले सेज मार्ग स्मारक में क्या कहा था? मेरी जाति विलुप्त होने की आपदा का सामना कर रही है। 2 साल पहले की बात बहुत पहले की नहीं थी। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव को याद आया। उस समय किंग सम्राट के प्रति दूसरे पक्ष की दया का भुगतान करने के लिए उसने उसे एक्सट्रीम थंडर तलवार प्राप्त करने में मदद की थी।
हालांकि दूसरे पक्ष ने उसे एक कीमती हिजाब भी दिया था, जो एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड से कम मूल्यवान नहीं था। कड़ाई से कहें तो अर्जुन देव ने एहसान नहीं चुकाया था। क्या गलत है? एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड ने काम नहीं किया? अर्जुन देव ने पूछा कि वो कब एक संभावना के बारे में सोचते हैं। राजकुमारी याओ यान ने अपना हाथ लहराया और कहा, नहीं, ये काम कर गया। यदि वह एक्सट्रीम थंडर तलवार नहीं होती तो पूरी मेरफॉक रेस बहुत पहले ही अराजक राक्षसी सागर से बाहर निकल गई होती। कौन जानता है कि हमारे कितने लोग मारे गए होंगे। यंग मास्टर अर्जुन, मेरफॉक रेस हमेशा उस समय के एहसान को याद रखेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे कभी नहीं भूलेगी। अर्जुन देव मन ही मन मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, राजकुमारी याओ यान बहुत विनम्र है, बस अपने मन की बात कहो। मैं देख सकता हूं कि आप दोनों अभी भी भौहें चढ़ा रहे हैं। आप शायद फिर से किसी परेशानी में पड़ गए। मुझे विनम्र होना कभी पसंद नहीं आया। महामहिम का नेपच्यू हेडस्कार्फ मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मुझे हमेशा इसे प्राप्त करने में शर्म महसूस होती है। अगर अर्जुन देव कुछ भी मदद कर सकते हैं तो मैं अपनी पूरी क्षमता से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जब राजकुमारी याओ यान ने अर्जुन देव की आंखों में ईमानदारी देखी तो वो आराम कर गई। उसने कहा, उस मामले में मैं सीधा रहूंगी। हालांकि एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड ने मेरी मेरफॉक रेस को हमारे तत्काल संकट को हल करने में मदद की, लेकिन इसने समस्या की जड़ को खत्म नहीं किया। इस बार मैं यंग मास्टर अर्जुन से आग उधार लेना चाहूंगा। आग उधार ले? हां, मैं यंग मास्टर अर्जुन की पर्पल थंडर ट्रू फायर उधार लेना चाहूंगा। आग की लपटों को उधार लिया जा सकता है जब तक दूसरे पक्ष की छाप किसी की मूल लॉ में प्रवेश करती है और अस्थायी रूप से अपने स्वयं के आध्यात्मिक चिन्ह को बंद कर देती है, तब तक दूसरा पक्ष इसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने में सक्षम होगा। हालांकि आग उधार लेने का जोखिम बहुत अधिक था। यदि दूसरे पक्ष ने इसे वापस नहीं किया तो लॉ को अपने लिए लेने के कई तरीके थे। अर्जुन देव के लिए पर्पल थंडर ट्रू फायर का महत्व बिना कहे चला गया। इसे उधार देना बिल्कुल असंभव था। बेशक, मैं कबीले के कुछ खजाने निकालूंगा और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए यंग मास्टर अर्जुन को सौंप दूंगा। ये यंग मास्टर अर्जुन को आश्वस्त करेगा कि आपने जो उधार लिया है उसे आप वापस कर देंगे। राजकुमारी याओ यान के हाथ के एक फ्लिप के साथ 3 वस्तुएं हवा में दिखाई दी। एक स्पष्ट मोती था जो चांदनी की तरह स्पष्ट था, एक काला पदक था और एक सिर पर दुपट्टा था जो हरी बत्ती देता था। जैसे ही ये तीनों आइटम सामने आए, अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। भले ही वो अज्ञानी और अनुभवहीन था, उसने इन 3 विषयों के बारे में कई पुस्तकों में पढ़ा था। जल देवता मोती, पवित्र पशु पदक और कांटेदार संप्रभु हेडस्कार्फ। उनमें से कोई भी अर्जुन देव की पर्पल थंडर ट्रू फायर से अधिक मूल्यवान था। इन तीनों को एक साथ जोड़ने के साथ वे और भी अधिक मूल्यवान थे। यह दूसरे पक्ष की ईमानदारी दिखाने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन देव ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कृपया उन्हें दूर रख दें। मैं अभी भी इस पर्पल थंडर ट्रू फायर को उधार नहीं ले सकता। राजकुमारी याओ यान के चेहरे पर कुछ कड़वे भाव थे क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव को देखा। उसने कहा, यंग मास्टर अर्जुन, क्या आप वास्तव में इस छोटी लड़की पर भरोसा नहीं करते हैं? आपके द्वारा पर्पल थंडर ट्रू फायर उधार लेने के बाद मैं निश्चित रूप से इसे आपको वापस कर दूंगा। अर्जुन देव ने झट से कहा, राजकुमारी बहुत गंभीर है। हालांकि मैं पर्पल थंडर ट्रू फायर उधार नहीं दे सकता, लेकिन ये जियो आप दोनों के साथ जाने को तैयार है। वास्तव में सुखद आश्चर्य बहुत जल्दी आ गया। राजकुमारी याओ यान और अर्जुन देव अविश्वास में थे। अब जब व्हाइट रोब किंग का नाम हर जगह फैल गया था तो वह स्वर्ग का गर्वित पुत्र था। इस यात्रा से दूसरे पक्ष की खेती में लंबे समय तक देरी होगी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं संप्रदाय के बुजुर्गों को सूचित करूंगा और प्रस्थान करने से पहले कुछ तैयारी करूंगा। बहुत धन्यवाद।
सफेद वस्त्र वाले राजा। जब अर्जुन देव ने इन 3 शब्दों को सुना तो वह सिरदर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। अब वो वास्तव में जानना चाहता था कि किस व्यक्ति ने व्हाइट रोब किंग का नाम फैलाया। सारी तैयारी करने के बाद अर्जुन देव ने राजकुमारी याओ यान का पीछा किया और अराजक राक्षसी सागर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अर्जुन देव ने मेरफॉक रेस के सामने आने वाली परेशानी की एक मोटी समझ हासिल की। मेरफॉक जाति अराजक राक्षसी सागर के तल पर रहती थी। उन्होंने एक सपने जैसा पानी के नीचे का साम्राज्य बनाया और कई दसियों हजार वर्षों से यहां रह रहे थे। हालांकि मरफॉकरेस, जिसका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं था, के सिर पर एक राक्षसी तलवार लटकी हुई थी जो किसी भी क्षण गिर सकती थी। ये एक ऐसी छाया थी जो हमेशा के लिए मेरफॉकरेस के साथ थी। अराजक राक्षसी सागर को अराजक राक्षसी सागर कहा जाता था क्योंकि वास्तव में यह राक्षस थे। प्राचीन युग के दौरान मरफोक जाति के पूर्वजों ने यहां के दुष्ट राक्षसों को हराने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। उन्होंने कुछ दुष्ट राक्षसों को सील कर दिया जिन्हें मारा नहीं जा सकता था, जिससे उनके वंशजों के लिए एक शांतिपूर्ण अराजक राक्षसी सागर का निर्माण हुआ। हालांकि 10,000 साल पहले ये मुहरें ढीली होने लगी और मुहरबंद किए गए दुष्ट राक्षसों के कई क्लोन बाहर आ गए। उस समय सौभाग्य से किंग सम्राट ने एक चाल चली। उसने इन दुष्ट दानव क्लोनों को नष्ट करने के लिए मुहरों को ठीक करने के लिए बहुत प्रयास किया, अन्यथा मेरफॉकरेस नष्ट हो गई होती। अब जब 10,000 साल बीत चुके थे तो ये मुहरें फिर से ढीली होने लगी और कई दुष्ट दानव क्लोन बाहर आ गए। ये दुष्ट दानव क्लोन दुनिया का कोई प्राणी नहीं थे। बिजली जिम्मेदार यांग जिम्मेदार लपटों के अलावा वे उनके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। यहां तक कि मरफोक जाति का सम्राट रुद्र भी उनका कुछ नहीं कर सका। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि दूसरा पक्ष पर्पल थंडर ट्रू फायर क्यों उधार लेना चाहता है। बिजली जिम्मेदार यांग जिम्मेदार लपटों में पर्पल थंडर ट्रू फायर निस्संदेह सबसे मजबूत था। यह एक्सट्रीम थंडर ट्रू फायर की तुलना में बहुत मजबूत था जो एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड में निहित था। याओ यान ने जो कहा उसके आधार पर उन्होंने इस बार कई सक्षम लोगों को आमंत्रित किया था। उन सभी के पास सभी प्रकार की बिजली की लपटें थी। शायद मामला उतना सरल नहीं था जितना कि अर्जुन देव ने कहा था। राजकुमारी याओ यान, वास्तव में ये दुष्ट दानव क्या है? क्या आप मुझे इसे विस्तार से समझा सकते हैं? ये किस तरह का दुष्ट दानव था? ये सोचना कि सम्राट रुद्र भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, केवल बिजली की लपटों से डरता था। इससे अर्जुन देव की दिलचस्पी बढ़ गई। परिवहन संरचनाओं के कुछ दौरों के बाद वे प्राइमल कैओस डोमेन से गुजरे। जैसे ही वे पीली मिट्टी के राक्षसी उद्यान में पहुंचने वाले थे, अर्जुन देव ने लापरवाही से दुष्ट राक्षस के बारे में पूछा। राजकुमारी याओ यान बहुत थकी हुई लग रही थी। हालांकि अर्जुन देव के साथ होने से वह अच्छे मूड में थी। इस दुष्ट दानव के उल्लेख पर उसकी आंखों में भय की एक अप्राकृतिक अभिव्यक्ति दिखाई दी। राजकुमारी याओ यान ने आह भरी और उत्तर दिया, इस दुष्ट दानव का एक मानवीय रूप भी है। हालांकि इसमें मांस और रक्त का शरीर नहीं है। यह खुद को मजबूत करने के लिए काश्तकारों के मांस और रक्त का सेवन कर सकता है। ये जिस ऊर्जा का उपयोग करता है वो दुष्ट क्यूई से भरी होती है। ये कुनलुन क्षेत्र की किसी भी जाति से अलग है, यहां तक कि डीप एबिस डेमोनिक रेस से भी अलग है। इस दुष्ट दानव के खिलाफ नियमित मार्शल तकनीक व्यावहारिक रूप से बेकार है। कुनलुन क्षेत्र के कई कबीले इस दुष्ट दानव द्वारा उन्हें पूरा निगल जाने से पहले बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सके। यदि बिजली की लपटों के लिए नहीं, जो इस दुष्ट दानव को रोक सकती है, तो ये कल्पना करना कठिन होगा कि दुनिया में और क्या इसे दबा सकता है। उन्होंने कहा, हालांकि इस बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुनलुन क्षेत्र में बिजली की लपटों के साथ कई विशेषज्ञों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा यंग मास्टर अर्जुन की मदद से हम निश्चित रूप से इसे हमेशा के लिए सुलझा पाएंगे। अर्जुन देव ने खाली अमर आत्मा की अंगूठी को देखा और महसूस किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था।
यदि अभिमा यहाँ होती तो उसे ज्ञान देकर वह निश्चित रूप से उसकी बहुत मदद करती। यंग मास्टर अर्जुन, क्या गलत है? हम पीली मिट्टी के राक्षसी उद्यान तक पहुंचने वाले हैं। हम अब और नहीं उड़ सकते। राजकुमारी याओ यान ने याद दिलाया जब उसने देखा कि अर्जुन देव कुछ विचलित लग रहे थे। पीली मिट्टी के राक्षसी उद्यान के ऊपर का तूफान प्रसिद्ध था। अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। फिर वो अन्य दो के साथ पीली मिट्टी के राक्षसी उद्यान में उतरा। पीली मिट्टी के राक्षसी उद्यान से गुजरने के बाद कैओस डेविल सी गुजरेगा। हालांकि पीली मिट्टी का राक्षसी उद्यान खतरे से भरा था। हर जगह उत्परिवर्तित पौधे प्रकार के राक्षसी जानवर थे। उनमें से कुछ ऐसे पौधे थे जिन्होंने सफलतापूर्वक खेती की थी और यहां तक कि आध्यात्मिक बुद्धि भी विकसित की थी। यहां तक कि अर्जुन देव की वर्तमान साधना के साथ उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह यहां जो चाहे कर सकते हैं। राजकुमारी याओ यान ने अपने सिर पर थॉर्न मोनार्क हुप रखा। थॉर्न मोनार्क हुप पर कुछ कांटे उसके माथे में गहराई से जमे हुए थे और खून बह रहा था। दूसरी ओर राजकुमारी याओ यान को ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। शांतिपूर्ण ऊर्जा की लहरें उसके दिमाग में जुड़ गई, जिससे उसका शरीर ताकत से भर गया। पीली धरती, उदास जंगल और अजीब पौधे। अर्जुन देव दोनों के पीछे पीछे चल रहे थे। एक पल के लिए भी अपनी दिव्य भावना को आराम देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। राजकुमारी याओ यान ने रास्ते में कुछ पौधों और दानव जानवरों की देखभाल की। थॉर्न मोनार्क सर्कल के साथ वो येलो सॉइल डेविल गार्डन में अर्जुन देव की तुलना में बहुत मजबूत थी। थॉर्न मोनार्क सर्कल प्राचीन काल से चला आ रहा एक रहस्यमय खजाना था। इसमें पौधों को नियंत्रित करने, अवशोषित करने और निगलने की क्षमता थी। येलो सॉइल डेविल गार्डन में काफी कुछ पौधे थे जिन्होंने अभी तक हमला नहीं किया था, जब तक उनका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था। राजकुमारी याओ यान उन्हें पहले से ही समझ लेती। हरे रंग का कांटा मोनार्क सर्कल प्रकाश के पतंगों का उत्सर्जन करता था। जैसे ही ये राजकुमारी याओ यान के सिर पर बैठा, इसने बड़पन की एक अवर्णनीय भावना दी। जब कुछ पौधों ने थॉर्न मोनार्क सर्कल की शक्ति को महसूस किया, तो उन्होंने एक रास्ता खोलने की पहल भी की। थॉर्न मोनार्क सर्कल वास्तव में रहस्यमय था। ठीक उसी तरह राजकुमारी याओ यान बिना किसी दुर्घटना के पीली मिट्टी डेविल गार्डन की गहराई में चली गई। राजकुमारी याओ यान एक प्राचीन पेड़ के सामने रुक गई। वह प्राचीन पेड़ बहुत लंबा नहीं था और उसमें बहुत सारे पत्ते नहीं थे। हालांकि इसका रंग रसीला और चमकदार था। जब राजकुमारी याओ यान पेड़ के सामने पहुंची, तो उसने थॉर्न मोनार्क सर्कल से एक हरा पत्ता तोड़ दिया और धीरे से उसे सौंप दिया। एक पेड़ की शाखा मानो हाथ की तरह लटक गई और थॉर्न मोनार्क सर्कल से हरे पत्ते को पकड़ लिया। पेड़ की शाखा पर एक मानव चेहरा दिखाई दिया। उसने हरे पत्ते को अपने मुंह में रखा और कर्कश स्वर में कहा, बुरा नहीं है, ये वास्तव में थॉर्न मोनार्क सर्कल का एक पत्ता है। हमारी सहमति के अनुसार मैं आपको आपके रास्ते पर भेजूंगा। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। यह प्रतीत होता है कि साधारण प्राचीन पेड़ वास्तव में एक आत्मा थी जिसने उच्च स्तर तक खेती की थी। सनसनाहट, सनसनाहट। 3 पेड़ की शाखाएं उड़ गई और अर्जुन देव के समूह की कमर में लिपटी हुई थी। पेड़ की शाखाओं से एक अप्रतिरोध्य शक्ति आई और प्राचीन पेड़ तीनों के साथ जमीन में डूब गया। दृश्य जल्दी बदल गया। ऐसा लगा जैसे समय बीत गया। जब तीनों ने खुद को स्थिर किया, तो उनके सामने एक विशाल समुद्र था। येलो सॉइल डेविल गार्डन पहले से ही उनसे बहुत पीछे था। एक सांस में तीनों ने येलो सॉइल डेविल गार्डन के आधे से अधिक की यात्रा कर ली थी। इस प्राचीन वृक्ष की ताकत वास्तव में अथाह थी। जब याओ यान ने समुद्र को देखा, तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपने सिर से थॉर्न मोनार्क सर्कल को हटा दिया और उसका पहले से उज्जवल चेहरा तुरंत मंद और उदासीन हो गया। उसकी आंखें थकावट और अवर्णनीय थकान से भर गई।
ऐसा लग रहा था कि थॉन मोनार्क सर्कल की थकावट कुछ ऐसी नहीं थी जिसे राजकुमारी याओ यान सहन कर सकती थी। अन्यथा वो प्राचीन पेड़ से उसकी मदद करने के लिए नहीं कहती। महाराज, क्या आप ठीक हैं? अर्जुन देव ने स्थिति देखकर कुछ चिंतित होकर पूछा। क्या दूसरा पक्ष जल्दी में था? मैं ठीक हूं। मैं अब ठीक हूं कि मैं समुद्र देख रहा हूं। चलो चले। बुजुर्गों और अन्य लोगों ने पहले ही लंबे समय तक इंतजार किया होगा। याओ यान मंद मंद मुस्कुराया और उसके लंबे आसमानी नीले बाल समुद्री हवा में लहरा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हवा में समुद्र की गंध का आनंद लिया। फिर वो धीरे से छलांग लगाई और विशाल समुद्र में उतर गई। जैसे ही उसके पैरों ने पानी को छुआ, वे तुरंत मछली की पूंछ में बदल गए। जैसे ही वह समुद्र में तैर रही थी, याओ यान एक अलग व्यक्ति बन गया। उसने अर्जुन देव की ओर हाथ हिलाया और कहा, यंग मास्टर अर्जुन, चलो चलते हैं। अर्जुन देव के पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी और वो पलक झपकते ही याओ यान के पास आ गया। जैसे ही उसने अपने बगल में मत्स्यांगना को देखा, वो कुछ विचलित हो गया। अपनी पूंछ को हिलाते हुए याओ यान अर्जुन देव को पानी में नीचे ले गया। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, बस पानी की आत्मा की तरह। अर्जुन देव, जो हमेशा अपनी गति के लिए जाने जाते थे, वास्तव में इसे बनाए रखने के लिए कुछ हद तक कर लगाते थे। 5 किलोमीटर की गहराई तक डूबने के बाद समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं थी। ये घुप अंधेरा था। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना प्रभावित हुई। वो अपने चारों ओर केवल 1 किलोमीटर ही देख सकता था। बूम! अचानक नीचे एक बहुरंगी रोशनी जगमगा उठी। जब अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो उन्हें समुद्र के तल पर एक विशाल, सपने जैसा महल दिखाई दिया। प्रकाश की एक बाधा ने महल को घेर लिया। अर्जुन देव के सामने का दृश्य उज्जवल हो गया, जिससे घुप अंधेरे को दूर कर दिया गया। समुद्र के तल पर मूंगे लहरा रहे थे, मेरफॉग घूम रहे थे और समुद्र के पेड़ खिल रहे थे। पूरा दृश्य बहुत खूबसूरत था। शब्द समुद्र तल के आश्चर्य का वर्णन नहीं कर सकते। याओ यान ने उसके चेहरे पर सच्ची खुशी प्रकट की। उसने कहा, यह हमारी मेरफॉग जाति का राष्ट्र है। अन्य स्थानों पर अभी भी कुछ जनजातियां हैं। भविष्य में जब मेरे पास समय होगा, मैं सफेद वस्त्र वाले राजा को फिर से लाऊंगा। अर्जुन देव ने इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लिया, कुछ भ्रमित महसूस कर रहे थे। मेरफॉग जाति भूमि पर अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थी। अप्रत्याशित रूप से वो यहां उनमें से कुछ भी नहीं देख सका। यंग मास्टर अर्जुन, आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मर्फॉक रेस हमारे दोस्तों के लिए सबसे मेहमानवाज है। हालांकि हमारे दुश्मनों के खिलाफ सबसे खूबसूरत लड़की भी एक छोटी तलवार उठाएगी और लड़ेगी, याओ यान ने धीरे से कहा।